Hello and welcome back to Shaheen Group of Institutions. We are discussing modern Indian history and I'm dealing with colonialism and the countryside. Colonialism and countryside ये modern history का पहला chapter है जो NCERT 12th की history है और इस chapter का ये third part है जो आज मैं discuss करने जा रहा हूँ आपके सामने. इसमें हम लोग तीन चीज़ें देखेंगे. एक तो देखेंगे रिवोल्ट इन कंट्री साइड और बॉम्बे डेक्कन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. इसके अलावा डेक्कन राइट्स कमीशन के बारे में भी जानेंगे. इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया है. फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बंगाल एंड द ज़मींदास के बारे में पढ़ा था और इसमें देखा था कि बुर्दमान में एक ऑक्शन हो रहा है और उसके अलावा एक रेवेन्यू के अनपेमेंट की प्रॉब्लम थी. इसके अलावा जो ज़मींदास थे ये टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, ये एक बड़ा समस्या बन चुका था उस समय तक. और एक नई कम्युनिटी सामने आती है जिसे जोतेदार के नाम से जानते हैं और ज़मींदारों के रेजिस्टेंस. और फिफ्थ रिपोर्ट के बारे में हमने बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन किया था. लगभग 40 मिनट्स की ये वीडियो थी. अगर अब तक आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहली वीडियो को ज़रूर देखें. और उसके बाद में जो हमारे सेकंड वीडियो था इसमें हमने द हो एंड द प्लॉ के बारे में यानी कि फावड़ा और हल के बारे में पढ़ा था कि कैसे फावड़ा चलाने वाले बाद में हल चलाने वाले बनते हैं और इस प्रोसेस में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. और इस तनाजुर में हमने राजमहल हिल वाला एरिया देखा था. इसके अलावा संथाल कम्युनिटी के बारे में पढ़ा और एक ब्रिटिश ऑफिशियल है भूषणन नाम से जिसके अकाउंट्स को हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में. तो फर्स्ट और सेकंड वीडियो आप लोग हिस्ट्री की ज़रूर देखें. और दिस इज़ थर्ड वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेक्कन बॉम्बे डेक्कन एरिया को. और इसमें हम देखेंगे कि कैसे जो किसान हैं, जो पीजेंट्स हैं, ये लोन लेते हैं और लोन पे नहीं कर पाने की वजह से बाद में इन्होंने रिवोल्ट किया और जो अकाउंट बुक्स थे उसको जला डाला इन्होंने. रेवेन्यू सिस्टम एक ब्रिटिशर्स नया रेवेन्यू सिस्टम लेके आते हैं. इसके अलावा पीजेंट्स की जो डिमांड है उसको देखेंगे और पीजेंट के कर्ज को देखेंगे. और साथ ही साथ हम देखेंगे कि एक ऐसा वक्त आता है जब कॉटन की खेती में बूम आता है. कॉटन के प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और फिर उसके बाद फ़ौरन ही एक प्रॉब्लम आती है, क्रेडिट ड्राइज अप, यानी कोई क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं होता है. उधार अब मिलना बहुत मुश्किल हो गया था. इसके अलावा देखेंगे कि इनजस्टिस कैसे लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे और लास्ट में हम लोग एक रिपोर्ट पढ़ेंगे, डेक्कन राइट्स रिपोर्ट. ये तमाम चीज़ें कवर करेंगे बहुत सी डिटेल में. लास्ट तक बने रहें हमारे साथ. स्टार्टिंग विथ रिवोल्ट इन द कंट्री साइड दी बॉम्बे डेक्कन आज का हमारा टॉपिक होगा. अभी तक हम लोगों ने ईस्टर्न इंडिया या आप कह सकते हैं कि बंगाल और राजमहल हिल्स इलाकों में हम लोगों ने पढ़ा. अब हम लोग वेस्टर्न इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग वेस्टर्न इंडिया के एक पर्टिकुलर जो एरिया है बॉम्बे डेक्कन के एरिया, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. और हम देखेंगे कि कैसे जो नए नए चेंजेस आ रहे थे और इन चेंजेस की वजह से पेजेंट्स ने रिवोल्ट किया. रेबेल जो थे ये अपने गुस्से का इजहार करते थे और जो इनजस्टिस थी, जो सफरिंग थी, इसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया था. और इन रेबल्स के एक्शंस से जाग कर, अवेयर होकर ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए जो स्टेट की अथॉरिटीज़ थी, जो गवर्नमेंट के लोग थे, इन्होंने सिंपली रेबेलियन को सप्रेस नहीं किया, रिप्रेस नहीं किया, रेबेलियन को ख़त्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस बात को समझने की कोशिश किया कि इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं. ये जो रिवोल्ट हो रहा है, जो किसान आंदोलन पर उतर रहा है, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, इन तमाम चीज़ों पर भी लोगों ने, उस वक्त की गवर्नमेंट्स ने ध्यान दिया. फिर उसके बाद में इन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बनाने के बारे में इरादा किया जिसके ज़रिए से शांति को स्थापित किया जा सके. ये जो इंक्वायरीज़ हैं, इससे जो एविडेंसेस हमें मिलते हैं, ये हिस्टोरियंस एक सोर्स के तौर पर, एविडेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं. 19th सेंचुरी में जो किसान समूह था पूरे इंडिया में, ये रिवोल्ट करना शुरू किया मनी लेंडर्स के ख़िलाफ़ और ग्रेन डीलर्स के ख़िलाफ़. एक तरफ किसान है और दूसरी तरफ वो मनी लेंडर यानी महाजन हैं जिनसे किसान उधार में चीज़ें लेता है और फिर उसको पे ना कर पाने की वजह से. और साथ ही साथ जो बड़ी प्रॉब्लम थी, जो ग्रेन डीलर्स थे, जो अनाज के बिजनेसमैन थे, वो सीरियल्स के अनाज की जो कीमतें हैं वो बहुत ही कम करके देते थे, इसलिए ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी. तो इसी वजह से डेक्कन एरिया में 1875 में एक रिवोल्ट होता है जिसे डेक्कन रिवोल्ट्स के नाम से जाना जाता है. ये जो पूरा रिवोल्ट था, इसमें किसानों ने जिनसे लोन ले रखा था, जो ज़मींदार से, जो मनी लेंडर्स थे, उनके खिलाफ जाके उनकी जो बही खाता थे उनको जलाना शुरू कर दिया. तो अकाउंट बुक्स जो थे इनको जला डाला गया. ये जो मूवमेंट है ये पूना का एक बड़ा गांव था जिसका नाम था सूपा.
तो सुपा गांव में ये रिवोल्ट होता है जो कि प्रेजेंट डे पुणे डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र के, और यही सेंटर था जिसमें बहुत सारे शॉपकीपर्स और मनी लेंडर्स रहा करते थे। यानी पूना जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है इसमें जो सुपा गांव है, सुपा गांव में काफ़ी सारे मनी लेंडर्स रहते थे और साथ ही साथ शॉपकीपर्स रहते थे। तो 12 मई 1875 को ऐसा क्या होता है कि ये डेक्कन राइट बहुत फेमस हो गया। एक्चुअली हुआ क्या कि जो राइट्स थे, जो पीजेंट्स यानी किसान थे, ये लोग आसपास के एरियाज़ को घेरना शुरू किया और अटैक करना शुरू किया शॉपकीपर्स पर, जो दुकानदार थे उन पर अटैक करना शुरू किया और डिमांड क्या कर रहे थे, बही खाता। बही खाता जिसे अकाउंट बुक्स कहा जाता है, पहले ज़माने में या आज भी जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी उधारी लिखने के लिए, किसको कितना उधार दिया है उसको लिखने के लिए बही खाता रखा करते थे। और इसी तरह से जो डेब्ट बॉन्ड थे इस पर भी अटैक किया और इसको छीनना शुरू किया। उसके बाद में किसानों ने इन खाता को जला दिया और जो ग्रेन की शॉप थी, अनाजों की दुकानें थीं, उसको भी लूट लिया। बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जहां पर घरों को, जो साहूकार होते थे, जो मनी लेंडर्स होते थे, उनके घरों में आग भी लगा दिया गया। पूना से ये जो रिवोल्ट है ये अहमदनगर की तरफ फैला और उसके बाद में अगले 2 महीनों तक ये चलता रहा और लगभग 6500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है इससे अफेक्टेड होता है। लगभग 30 गांव इससे अफेक्टेड हुए और इस तरह से रिवोल्ट्स होने शुरू हो गए अलग अलग गांवों में। और हर जगह जो पैटर्न था वो सेम था। क्या था कि जो साहूकार होते थे इन पर अटैक होता था। साहूकार जो मनी लेंडर्स होते थे, जो उनके अकाउंट की बुक्स होती थी, उनको जला दिया जाता था। इसके अलावा जो डेब्ट बॉन्ड होते थे, जो बॉन्ड साइन किया जाता था कि मैं तुम्हें ये उधार दिया हूँ इतना, वो डेब्ट बॉन्ड्स भी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो ये चीज़ें होने लगी। जो डेक्कन में पूरा राइट है ये किसानों के द्वारा लेड था, एक पीजेंट्स मूवमेंट था और इसमें किसानों ने जो मनी लेंडर्स हैं या जो साहूकार हैं उनकी दुकानों पर उनके ऊपर अटैक करना शुरू किया। और मेन मकसद क्या था कि जो अकाउंट बुक्स हैं, जो बही खाते हैं, उनको जला देना। टेरिफाइड ऑफ पीजेंट अटैक्स द साहूकार्स फ्लेड द विलेजेस। जो साहूकार थे इन लोगों से परेशान होकर गांव छोड़ के भाग गए और कई दफ़ा ऐसा होता है कि अपने साथ ये प्रॉपर्टी और अपनी बिलोंगिंग्स को भी छोड़ के भागने पर मजबूर हुए। जैसे जैसे रिवोल्ट फैलता गया तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इसको एक बड़ी प्रॉब्लम के तौर पर देखा और ये सोचा कि 1857 में जैसे रिवोल्ट हुआ था ऐसे ही दोबारा से रिवोल्ट ना हो जाए। तो इसके लिए पुलिस पोस्ट गाँव में बना दिए गए, अलग अलग विलेजेस में गांव में पुलिस के पोस्ट बना दिए गए और जो रेबिलियस पीजेंट्स थे इन तमाम को मजबूर किया गया कि वो सबमिशन करें, खुद को पुलिस के हवाले कर दें। जो भी ट्रूप्स थी, जो भी फौज की टुकड़ियां थीं, इसको बुलाया गया और 951 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और बहुत सारे लोगों को कन्विक्ट भी किया गया। लेकिन ये तमाम काम करने में काफ़ी महीने लग गए और पूरे कंट्री साइड के इलाके को, जो गांव का इलाका था, उसको कंट्रोल में लाने में कई मंथ्स लग गए ब्रिटिशर्स को। उसके बाद ही जाकर ये सारी चीज़ें शांत हुई। अब ब्रिटिशर्स ने देखा कि जो किसान हैं, जो पीजेंट्स हैं, वो रिवोल्ट कर रहे हैं और इसके पीछे का रीज़न जानने के लिए इन्होंने सर्वे कराया और सर्वे में ये पता चला कि जो यहाँ पर रेवेन्यू सिस्टम है उसमें दिक्कत है। तो जैसे जैसे ब्रिटिश रूल जो है बंगाल से दूसरी जगहों पर एक्सपेंड हो रहा था तो नए नए रेवेन्यू के सिस्टम भी ये लोग इम्पोज कर रहे थे। परमानेंट सेटलमेंट जो था, जो इन्होंने बंगाल में इंट्रोड्यूस किया था, ये बंगाल के अलावा किसी और रीजन में नहीं इंट्रोड्यूस किया गया, सिर्फ बंगाल में ही परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके पीछे का जो रीज़न था, पहला रीज़न ये है कि 1810 के बाद, 1810 के बाद में जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस थी वो काफ़ी बढ़ गई। तो जो पहले से इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट में परमानेंट जो 10 साल के लिए रेवेन्यू फिक्स कर दिया था, तो अब अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो रेवेन्यू तो वही पुराना वाला रहेगा, तो इसमें ब्रिटिशर्स का घाटा होने लगा। तो इन्होंने क्या किया, जो हार्वेस्ट की वैल्यू प्रोड्यूस थी वो भी बढ़ गई थी और बंगाल के जो ज़मींदार थे उनकी इनकम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो चूंकि रेवेन्यू डिमांड पहले से फिक्स कर रखा था ब्रिटिशर्स ने परमानेंट सेटलमेंट में, तो जो कॉलोनियल स्टेट थे ये अब और ज़्यादा इनकम क्लेम नहीं कर सकते थे। इसलिए जो एक बार परमानेंट सेट कर दिया वही उन्हें अगले 10 सालों तक वसूलना था। तो इसलिए वो बंगाल के अलावा किसी और दूसरे इलाकों में इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एक्सपेंड करने के लिए ब्रिटिशर्स ने, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अलग अलग रास्ते सोचने शुरू किए और इसके बाद में 19th सेंचुरी में नए नए इलाके और ज़्यादा इन्होंने अपने अंडर में एनेक्स कर लिया था, जोड़ लिया था। तो इस तरह से ये टेम्परेरी रेवेन्यू सेटलमेंट्स बना रहे थे। दूसरे रीजन्स भी हैं कि जो ऑफिशियल्स पॉलिसीज़ थी
ये लोग ये सोचते थे कि जो इकोनॉमिक थ्योरीज हैं, एक्चुअली जो उस टाइम पे ब्रिटेन से पढ़ के आए थे, तो नए नए थ्योरीज को अलग अलग इकोनॉमिस्टों के पढ़ के आए थे। तो 1820s में एक इकोनॉमिस्ट था डेविड रिकार्डो, ये बड़ा ही सेलिब्रेटेड फिगर था इंग्लैंड में, और जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे इन लोगों ने रिकॉर्डियन आइडियाज़ को कॉलेज ईयर में पढ़ा था। तो महाराष्ट्र में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल हुआ तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने 1820s में जो सेटलमेंट्स हुए उन तमाम सेटलमेंट्स में जो रेवेन्यू पॉलिसी लेके आए वो रिकार्डो की थ्योरी, उसी के आइडियाज़ पर बेस्ड थे। रिकार्डो की थ्योरी के हिसाब से एक जो लैंड ओनर होता है यानी ज़मीन का मालिक, ये सिर्फ उतना ही क्लेम कर सकता है जितना कि एवरेज रेंट होता है। यानी कि अगर कोई ज़मींदार है, ज़मीन का मालिक है, लैंड ओनर है, तो चूंकि वो मालिक है इसलिए उसको एक थोड़ा सा हिस्सा मिलेगा, ठीक है, एक एवरेज रेंट, ठीक है, यानी कि ना कम ना ज़्यादा। और इस तरह से जो उस टाइम पे प्रिवेल्ड है, यानी कि उस टाइम पे जो एवरेज रेंट उस ज़मीन का हो सकता है उतना दिया जाएगा। और व्हेन द लैंड यील्डेड मोर देन दिस एवरेज रेंट, अगर एवरेज रेंट से ज़्यादा पैदावार हो जाती है ज़मीन में तो लैंड ओनर को सरप्लस दिया जाएगा, और वो सरप्लस जो है स्टेट को टैक्स करना पड़ेगा, यानी स्टेट जो है उस पर टैक्स लगाएगी। और इफ टैक्स वाज नॉट लिवाइड कल्टिवेटर्स वी आर लाइकली टू टर्न इनटू रेंटियर्स। अगर कभी भी स्टेट टैक्स नहीं लगा रही है तो जो कल्टिवेटर हैं, जो किसान हैं, वो एक तरह से रेंटियर में यानी रेंट लेने वालों में चेंज हो जाते थे। इस तरह से जो सरप्लस इनकम होती थी वो प्रोडक्टिविटी नहीं उसमें हो पाता था, और इस तरह से लैंड की इम्प्रूवमेंट में उसको इन्वेस्टमेंट कर देते थे। बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो इंडिया में थे, ये बंगाल में जो बंगाल की हिस्ट्री थी उससे इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि रिकार्डियन जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं सही है। ज़मींदार जो थे वो धीरे धीरे करके रेंटियर में चेंज हो गए और रेंट पे करने लगे, और उसके बाद में अपनी ज़मीनों को वो रेंटल इनकम से लीज करने लगे। इट वॉज देयरफॉर नेसेसरी दैट द ब्रिटिश ऑफिशियल्स नाउ फेल्ट टू हैव ए डिफरेंट सिस्टम। चूँकि जो परमानेंट सेटलमेंट था और जो दूसरे सेटलमेंट्स ये अलग अलग इलाकों में कर रहे थे वो उतना इफेक्टिव नहीं था, तो ब्रिटिशर्स ने एक नए सिस्टम ढूंढने की शुरुआत की, कोशिश किया। तो बॉम्बे डेक्कन एरिया में एक नया सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम रखा रैयतवारी सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट जो कि बंगाल रीजन में इस्टेब्लिश किया गया था, और रैयतवारी सेटलमेंट ये बॉम्बे डेक्कन एरिया में सेटल किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये बंगाल सिस्टम के बिलमुकाबिल उसके जैसा नहीं था, बल्कि इसमें जो रेवेन्यू था ये डायरेक्टली रॉयट्स यानी किसानों के ज़रिए से वसूला जाने लगा। अभी तक क्या होता था कि जो लैंड पर रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो ज़मींदार करते थे ब्रिटिश ऑफिसर्स के बिहाफ पर, यानी कि ज़मींदार बीच में एक बिचौलिया का काम करता था जो आम किसानों से रेंट कलेक्ट करने के बाद में, रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद में, और फिर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजता था। लेकिन अभी यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने कौन सी पॉलिसी अपनाई कि अब डायरेक्टली ये लोग रेवेन्यू जो है रॉयट्स यानी किसानों से कलेक्ट करेंगे। तो जो एवरेज इनकम होती थी अलग अलग तरीक़ों से उसको अंदाज़ा लगाया जाता था, उसका एस्टिमेशन निकाला जाता था, और फिर जो रेवेन्यू पेइंग कैपेसिटी थी उस किसान की, यानी कि एक किसान की जितनी ज़मीनें हैं उसका पूरा असेसमेंट होता था, और उस असेसमेंट के बेसिस पर ये डिसाइड किया जाता था कि कितना ये रेवेन्यू हर साल पे कर सकता है। इस तरह से उसका एक प्रोपोर्शन फिक्स किया जाता था कि ये स्टेट गवर्नमेंट को ये लोग एज ए टैक्स या एज ए रेवेन्यू पे करेंगे। लैंड्स जो हैं इसको रीसर्वे किया गया हर 30 ईयर्स पर, और इस तरह से रेवेन्यू रेट्स को बढ़ाया जा सकता था 30 साल के बाद। इस तरह से जो रेवेन्यू डिमांड थी वो अब परमानेंट नहीं थी, बल्कि अब चेंज भी हो सकती थी। रेवेन्यू डिमांड एंड पीजेंट डेब्ट, अब एक बड़ी समस्या खड़ी हुई कि जो फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट था बॉम्बे और डेक्कन में, ये 1820s में बनाया गया। अब रेवेन्यू दैट वाज डिमांडेड वाज सो हाई दैट इन मेनी प्लेसेस पीजेंट डिजर्टेड देयर विलेजेस एंड माइग्रेटेड टू न्यू रीजन्स। रेवेन्यू यानी कि टैक्स जो है, ज़मीन पर जो कर है, वो कर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बहुत सारे गांव वालों को अपनी ज़मीनें छोड़ के माइग्रेट करना पड़ा, नई नई जगहों पर जाना पड़ा। जो ख़राब मिट्टी वाले इलाके थे, पुअर सॉइल यानी ख़राब मिट्टी, जहाँ की मिट्टी ज़रख़ेज़ नहीं है, या जहाँ पर रेनफॉल की प्रॉब्लम थी, तो ऐसे एरियाज़ में ज़्यादा दिक्कत थी। क्योंकि जब असेसमेंट किया ब्रिटिशर्स ने, तो जो असेसमेंट में आया उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जो रेवेन्यू था वो बहुत ज़्यादा इम्पोज कर दिया, बहुत ज़्यादा डिमांड कर लिया, हाई रेवेन्यू डिमांड किया। और इसकी वजह से इसकी जो बड़ी रीज़न थी कि जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी या समस्या थी ये थी कि सॉइल जो है, मिट्टी बड़ी ख़राब किस्म की थी, और रेनफॉल जो है ये फ्लक्चुएटिंग था, यानी कि कभी कम बारिश हुई कभी ज़्यादा बारिश हुई, तो ऐसे सिचुएशन में जो फसल है वो अच्छे से नहीं उगती थी। जब कभी रेन यानी कि बारिश नहीं होती थी कभी, तो ऐसी सिचुएशन में जो खेती है वो काफ़ी ख़राब होती थी।
तो पीजेंट्स ने इस के लिए इम्पॉसिबल होता था कि वो टाइमली रेवेन्यू पे कर सकें। इस तरह से जो कलेक्टर्स होते थे या इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन होते थे, ये लोग अलग अलग तरीके से कोशिश करते थे कि इन रेवेन्यू को इकट्ठा किया जा सके, रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके। इस तरह से पेमेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी ये लोग सख्ती भी करने लगे, और कभी अगर कोई फेल हो जाता था तो उसकी क्रॉप को सीज कर लिया जाता था और उसके ऊपर फ़ाइन भी इम्पोज किया जाता था, और कभी कभी पूरे पूरे गांव पर फ़ाइन इम्पोज किया जाता था। तो किसी भी गांव में अगर किसान टाइमली रेवेन्यू पेमेंट नहीं कर रहे हैं या फसल ख़राब हो गई या कोई दिक्कत हो गई, तो उनके फसल को कॉन्फिस्केट करके उसको कब्जे में ले लिया जाता था, या बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि उनके पूरे गांव वालों पर फ़ाइन लगा दिया जाता था ताकि वो लोग टाइमली पे करें। तो इस तरह से 1830s में ये जो प्रॉब्लम थी ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की प्राइसेस थी वो काफ़ी तेज़ी से नीचे आने लगी, और 1832 में जो है सारे सामानों की कीमतों में गिरावट आ रही थी, और फिर जो है कई डिकेड तक 15 सालों तक लगभग ये रिकवर नहीं हो पाया। तो इस तरह से जो पीजेंट्स की इनकम थी वो और ज़्यादा डिक्लाइन होनी शुरू हुई। एट द सेम टाइम द कंट्री साइड वॉज डिवास्टेटेड बाई ए फेमाइन दैट डिस्ट्रक्ट इन द ईयर्स 1832-34। 1832 और 34 के दौरान पूरे गांव के इलाकों में डिवास्टेशन हुआ फेमाइन की वजह से, कहत साली हो गई, और जो 1/3 कैटल थे डेक्कन एरिया में, जो चौपाए थे, जो जानवर थे, वो सब मरने लगे, और एक तरह से देखा जाए हाफ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन डाइड, यानी जानवरों में 1/3 पॉपुलेशन जानवरों की ख़त्म हो गई और इंसानों की भी हाफ पॉपुलेशन इस फेमाइन में ख़त्म हो गई। जो लोग बचे उनके पास कोई एग्रीकल्चरल स्टॉक नहीं था, और इस तरह से उन्हें क्राइसिस में रहना पड़ा, और साथ ही साथ अनपेड बैलेंसेस का भी, यानी कि बहुत सारा ऐसा कर्ज इन लोगों ने लिया था ज़मींदारों से जिसका पेमेंट ये लोग टाइमली नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। जो कुछ इन्होंने उधार लिया था उसको पे नहीं कर पा रहे थे, और रेवेन्यू जो है इसको लोन ले लेके लोग पे करना शुरू किए, मनी लेंडर्स थे, लेकिन जब लोन ये लेते थे तो रॉयट्स को लोन वापस करने में भी दिक्कत होती थी। यानी हर साल जो है कंपनी के ऑफिशियल्स आके पहुंच जाते थे गांव में और लोगों से रेवेन्यू कलेक्शन की बात करते थे। क्योंकि रेवेन्यू पहले से फिक्स होता था तो उस जो रैयतवारी सिस्टम में डायरेक्ट किसानों से जाके कंपनी ऑफिशियल्स रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, कलेक्टर्स जाके। तो जब ये इनके पास इनकी फसल तैयार नहीं होती थी या इनकी फसल ख़राब हो चुकी होती थी, तो ये किसी मनी लेंडर से, किसी ज़मींदार से, या आप कह सकते हैं महाजन से पैसे लेकर, उधार लेकर वो पे कर देते थे एक वक्त के लिए। तो वो छुटकारा मिल जाता था उन्हें ब्रिटिशर्स से, लेकिन फिर बाद में वो मनी लेंडर्स उन्हें टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे, क्योंकि उनके पास मनी लेंडर्स को लोन वापस करने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो ये प्रॉब्लम्स जो है रोज़ाना बढ़ने लगी, और इस तरह से देखा जाए 1840s तक जो ऑफिशियल्स हैं इनको ऐसे एविडेंसेस मिल रहे थे कि पीजेंट्स जो हैं ये इनडेप्टनेस में हो गए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कर्ज में फंस गए हैं सारे किसान चारों तरफ। बाय द मिड ऑफ 1840s देयर वर साइंस ऑफ एन इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ सॉर्ट, यानी 1840 की दशक में थोड़ा सा कुछ हद तक ऐसा लगा कि इकोनॉमिक रिकवरी हो जाएगा। बहुत सारे ऑफिशियल्स जो थे इन्होंने इस बात को मानना शुरू किया, रियलाइज़ करना शुरू किया कि जो सेटलमेंट्स हैं ये 1820s से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो गए हैं। तो रेवेन्यू, इसकी वजह क्या थी कि रेवेन्यू जो डिमांड था वो बहुत ज़्यादा था, और जो सिस्टम था वो बड़ा रिजिड था, बहुत ही मुश्किल था, और पीजेंट इकोनॉमी जो थी ये कोलैप्स हो रही थी, गिरने के कगार पर थी। तो इस तरह से जब ऑफिशियल्स ने ये रियलाइज़ किया तो इन्होंने क्या किया, जो भी रेवेन्यू डिमांड थी उसको मॉडरेट करना शुरू किया, और पीजेंट्स को इनकरेज किया कि वो अपने कल्टीवेशन को एक्सपेंड करें। यहाँ पर जाके ब्रिटिशर्स को एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं और एक्स्ट्रा रेवेन्यू मांग रहे हैं, तो इन लोगों ने थोड़ी सी नरमी करनी शुरू की। इसके अलावा 1845 में जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस थी ये भी रिकवर हो गई, और जो डाउनफॉल हुआ था प्राइसेस का वो वापस से बढ़ने लगा। जो कल्टीवेटर्स थे यानी किसान थे, ये अब अपने एरिया को, अपने जो खेती का एरिया था उसको बढ़ाने लगे, नए नए लैंड पर ये जाने लगे, और इस तरह से इन्होंने पास्चर लैंड जो थे उनको भी कल्टीवेटेड लैंड में शामिल करना शुरू किया, यानी कि जो चरागाह थे इनके उसको भी अब जुताई करके खेतों में तब्दील कर दिया था। लेकिन जो ये कल्टीवेशन एक्सपेंड किया पीजेंट्स ने, तो इनको प्लॉ और कैटल की ज़रूरत थी, हल और जानवरों की ज़रूरत थी। तो इसके लिए इन्हें फिर पैसों की ज़रूरत पड़ी, और साथ ही साथ इन्हें सीड्स वगैरह ख़रीदने के लिए, ज़मीन ख़रीदने के लिए भी मनी की ज़रूरत पड़ती थी, और इन तमाम के लिए ये वापस से मनी लेंडर्स के पास जाते थे लोन के लिए। तो अगर और ज़मीनें को कल्टीवेशन में लाना है तो उसके लिए हल और बैलों की जोड़ी चाहिए होगी, तो कैटल की ज़रूरत होगी, और बीज बोने के लिए
सीड्स की ज़रूरत हो गई, इन तमाम के लिए पैसों की ज़रूरत होती थी। तो ये तमाम लोग मनी लेंडर्स के पास जाते थे ताकि उनसे कर्ज ले सकें, और मनी लेंडर इस इंतज़ार में रहते थे कि मेरे पास जैसे ही कर्ज लेने के लिए आएंगे, पहले तो दे देते थे लेकिन फिर उन्हें टॉर्चर करना शुरू करते थे, और हर साल उनका जो सूद होता था, जो इंटरेस्ट होता था, वो बढ़ता रहता था। फिर थोड़ी सी खुशहाली आती है, कॉटन बूम होता है, कॉटन की जो प्राइसेस हैं वो राइज होनी शुरू होती हैं, और इसके पीछे का जो रीज़न है कि 1860s से पहले जो है 3/4 ऑफ रॉ कॉटन इम्पोर्ट इनटू ब्रिटेन केम फ्रॉम अमेरिका। 3/4 जो कॉटन ब्रिटेन में जाता था वो सारा का सारा अमेरिका से आता था, और ब्रिटिश के जो कॉटन मैन्युफैक्चरर्स थे ये इस बात से परेशान थे कि सारा का सारा अमेरिकन सप्लाई पर ही इन्हें डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। तो वो कोई अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ रहे थे कि अमेरिका के अलावा किसी और कंट्री से या कहीं और कुछ और इलाकों से हमें कॉटन मिल जाता तो अच्छा रहता। 1857 में कॉटन सप्लाई एसोसिएशन फाउंड हुई ब्रिटेन में, और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी फॉर्म की गई। ये कॉटन की सप्लाई और उससे रिलेटेड कंपनी है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इनकरेज कॉटन प्रोडक्शन इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सूटेड फॉर इट्स ग्रोथ। यानी जिस जिस इलाकों में जहाँ जिस एरिया में भी कॉटन के प्रोडक्शन के लिए सुटेबल ज़मीन है या वहाँ का टेम्परेचर है, वहाँ पर हम कॉटन उगाने का काम करेंगे। तो दो ऑर्गेनाइजेशन हैं, एक कॉटन सप्लाई एसोसिएशन और एक है मैनचेस्टर कॉटन कंपनी। इंडिया को एक ऐसी कंट्री के तौर पर देखा गया जो कॉटन सप्लाई में काफ़ी आगे हो सकता है, और जब अमेरिका की सप्लाई सूखने लगी, एक तरह से कह सकते हैं ख़त्म होने लगी, तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया ने ब्रिटेन को सप्लाई करना शुरू किया। इंडिया के पास सूटेबल सॉइल थी, और कॉटन के लिए जो क्लाइमेट होती है वो भी फेवरेबल थी, और इंडिया में चीप लेबर भी मौजूद थे। तो इंडिया एक सूटेबल जगह मिली ब्रिटिशर्स को। और जब अमेरिका में सिविल वॉर हुआ 1861 में, जब उन्होंने ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ वॉर शुरू किया और वहाँ से ब्रिटिश जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसको हटा के अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुआ। तो इस तरह से कॉटन जो ब्रिटेन से में जाता था अमेरिका से, वो अब जाना बंद हो गया। रॉ कॉटन इंपोर्ट्स जो अमेरिका में थे वो अब फिल कर गए, नीचे गिर गए, और फ्रंटिंग मैसेज वेर सेंट टू इंडिया एंड एल्सवेयर टू इंक्रीज कॉटन एक्सपोर्ट्स टू ब्रिटेन। और इंडिया में फ़ौरन ही मैसेज भेजा गया, दूसरे देशों में भी भेजा गया कि अब कॉटन दूसरी जगहों से ज़रूरत है, क्योंकि अब अमेरिका से कॉटन नहीं आ रहा है। तो बॉम्बे में जो कॉटन के मर्चेंट्स थे, ये कॉटन के डिस्ट्रिक्ट्स में जाने शुरू हुए, और उन्होंने सप्लाईज़ को एक्सेस किया, और जो कल्टिवेटर्स थे, जो खेती करने वाले लोग थे कॉटन की, उनको प्रमोट किया, उनको इनक्रेज किया कि वो और ज़्यादा कॉटन को उगाएं। तो इस तरह से कॉटन की जो प्राइसेस थी वो बढ़ने लगी, और जो एक्सपोर्ट मर्चेंट्स थे बॉम्बे में, ये बड़े कीन थे, बड़े ही उतावले थे कि जितना हो सके उतना कॉटन ये लोग अपने साथ लेके ब्रिटिश की डिमांड को पूरा करें। तो ब्रिटिश में कॉटन की जैसे ही डिमांड होती है, इंडिया के मर्चेंट्स, इंडिया के मनी लेंडर्स इस फील्ड में दौड़ने लगते हैं और अलग अलग किसानों से जाके मिलना शुरू करते हैं। तो इसके लिए अर्बन जो साहूकार थे, शहरों में जो साहूकार थे, इन्होंने क्रेडिट बढ़ाकर एडवांस देना शुरू किया, और मनी लेंडर्स जो थे इन्होंने भी प्रॉमिस किया कि हम बेहतरीन प्रोड्यूस देंगे आपको, और इस तरह से मार्केट में बूम आया, और क्रेडिट जो है ये आसानी से फ्लो होने लगा। जब इंडियन मर्चेंट्स को, इंडियन मनी लेंडर्स को ये पता चला कि अभी कॉटन की बहुत ज़्यादा डिमांड है ब्रिटेन में, तो इन्होंने लोन में, एडवांस में पैसा देना शुरू किया पीजेंट्स को, ताकि वो खेती कर सकें। इस तरह से जो दक्कन के नवाही इलाके हैं, जो कंट्री साइड के इलाका है, यहाँ पर काफ़ी सारा डेवलपमेंट्स हुआ, और डेक्कन के जो विलेजेस हैं, गाँव हैं, इनमें जो किसान थे, इनको आसानी से लिमिटलेस क्रेडिट मिलने लगे। यानी कि विदाउट एनी लिमिट, विदाउट एनी कोलेटरल, तमाम किसानों को अब यहाँ पर क्रेडिट यानी कि उधार में पैसे मिलने शुरू हो गए, और दे वर बीइंग गिवन 100 एज एडवांस फॉर एवरी एकड़ दे प्लांटेड विद कॉटन। यानी हर एकड़ पर जहाँ वो कॉटन की खेती करते थे, कॉटन की प्लांट्स लगा रखे थे, एडवांस में 100 रुपये उनको हर एकड़ पर दिया गया। इसके अलावा जो साहूकार थे, ये लॉन्ग टर्म लोन्स बढ़ाना चाहते थे कि और लंबे समय तक आप लोन लो हमसे। लेकिन जब अमेरिका में क्राइसिस कंटिन्यूड थी, तो उस टाइम पे बॉम्बे डेक्कन में जो कॉटन का प्रोडक्शन था वो काफ़ी बढ़ गया, और 1860 और 1864 के बीच में जो है कॉटन जो है, ये इसका जो पूरा एक्रेज है जो कॉटन एक्सट्रैक्ट करने के बाद में उसको यहाँ से भेजते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, ये लगभग 2 गुना हो गया, डबल हो गया। तो एक तरह से इसको कॉटन बूम कहा जाता है। 1862 तक जो है 90% कॉटन जो है वो इम्पोर्ट होने लगा ब्रिटेन को। ब्रिटेन में जितना भी इम्पोर्ट होता था
जितने भी बाहर से मुल्कों से चीज़ें आती थी उसमें जो कॉटन है वो 90% जो है वो इंडिया से जाने लगा कॉटन। तो इंडिया का इतना बड़ा रोल यहाँ पर हुआ। और ये जो कॉटन बूम का जो साल है, बूम ईयर्स, ये तमाम कॉटन प्रोड्यूसर के लिए प्रॉस्पेरिटी नहीं लेके आए, बल्कि जो कुछ रिच पीजेंट्स थे उन्हीं को ज़्यादा फ़ायदा मिला, और जो लार्ज मेजॉरिटी में गरीब किसान थे उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि वो डेब्ट में ही, कर्ज में ही दबे रहे। अब इसके बाद में जब अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट हो जाता है और फिर अमेरिका के साथ वापस से कॉटन आना शुरू होता है, तो फिर एक बार इंडिया में क्राइसिस आनी शुरू होंगी और जो क्रेडिट था वो अब सूखना शुरू होगा, यानी अब लोग क्रेडिट देने से मना करेंगे। तो वाइल द बूम लास्टेड, कॉटन मर्चेंट्स इन इंडिया हैव विजन्स ऑफ कैप्चरिंग द वर्ल्ड मार्केट इन रॉ कॉटन, परमानेंटली डिस्प्लेसिंग अमेरिका। जब बूम था तो कॉटन के जो मर्चेंट्स थे इंडिया में, इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने ये क्या सपना देखा कि पूरे वर्ल्ड मार्केट में जो रॉ कॉटन का पूरा मार्केट है उसको हम कैप्चर करेंगे और अमेरिका को हम डिस्प्लेस कर देंगे। 1865 तक जो इनका सपना था ये ओवर हो गया। क्यों? क्योंकि जो सिविल वॉर था वो ख़त्म हुआ और कॉटन प्रोडक्शन अमेरिका में वापस से रिवाइव किया गया, और इंडिया के जो कॉटन एक्सपोर्ट्स ब्रिटेन को जाते थे वो अब डिक्लाइन होना शुरू हुए। जब सिविल वॉर ख़त्म हो गया, सब कुछ ठीक हो गया अमेरिका में, तो अमेरिका में फिर से खेती होनी शुरू हुई और अमेरिका से कॉटन वापस से ब्रिटेन आना शुरू हो गया। तो जो इंडिया से कॉटन जाता था ब्रिटेन में, उसमें डिक्लाइन हो गया। अब एक्सपोर्ट मर्चेंट्स जो इंडिया में थे, जो साहूकार इंडिया में थे, स्पेशली महाराष्ट्र रीजन में, अब इन्हें कोई भी उनको इंटरेस्ट नहीं था कि वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट किसानों को दें। इनको पता था कि इंडिया के जो कॉटन की डिमांड थी वो अब नीचे जा चुकी है और कॉटन प्राइसेस जो हैं ये भी कम हो गए हैं, डाउन हो गए हैं। तो इन लोगों ने, जो भी साहूकार या मर्चेंट्स थे, एक्सपोर्ट मर्चेंट्स, इन्होंने ये फैसला किया कि अपने तमाम ऑपरेशंस को ये बंद कर देंगे और एडवांस जो अभी तक दे रहे थे ये किसानों को, वो भी अब रेस्ट्रिक्ट करेंगे, कम करेंगे। इस तरह से जो आउटस्टैंडिंग डेब्ट था उसके रीपेमेंट की डिमांड की जाने लगी। वाइल क्रेडिट ड्राइड अप, द रेवेन्यू डिमांड इंक्रीज्ड। जब क्रेडिट सूख रहा था, एक ऐसी सिचुएशन इंडिया में आ गई कि एक ही बार में बूम आया, कॉटन प्रोडक्शन बढ़ गया और किसानों को लोन मिल रहा था और किसान उन लोन के बदले खेती कर रहे थे। लेकिन अचानक से जब वापस से अमेरिका में कॉटन प्रोडक्शन रिवाइव हो गया, तो इंडिया से जो प्रोडक्शन की डिमांड थी, जो कॉटन की डिमांड थी, वो कम हो गई, ख़त्म हो गई, और अब मनी लेंडर्स ने क्रेडिट देना भी बंद कर दिया। इस टाइम पे रेवेन्यू डिमांड काफ़ी बढ़ गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन पीजेंट से रेवेन्यू की डिमांड करने लगी। तो जो फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट था, जैसा कि हमने देखा 1820s और 30s में, तो अब ये नेक्स्ट टाइम के लिए था। और इस तरह से जो नए सेटलमेंट्स होते थे वहाँ पर जो डिमांड होती थी गवर्नमेंट की, वो 50 से 100% तक इंक्रीज़ कर देते थे। यानी फर्स्ट टाइम जो लगाया था उससे भी ज़्यादा अब 50% या 100% उसमें इंक्रीमेंट कर देते थे। तो अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हाउ कुड राइट पे दिस इन्फ्लेटेड डिमांड एट अ टाइम व्हेन प्राइसेस वर फॉलिंग। एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी किसानों के सामने, राइट्स के सामने, कि जो डिमांड है वो कम हो रही थी और प्राइसेस भी फॉल हो रहे थे, जबकि रेवेन्यू डिमांड जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है और कॉटन फील्ड्स जो थे वो अब डिसअपियर होना शुरू हो गए थे। येट अगेन दे हैड टू टर्न टू द मनी लेंडर्स। तो अब फिर इनको रेवेन्यू पे करने के लिए इन तमाम किसानों को इन मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ा, लेकिन मनी लेंडर्स ने भी अब इनकार कर दिया कोई भी लोन देने से। तो इस तरह से जो रॉयट्स की कैपेसिटी थी रीपे पेमेंट की, वो भी अब उसका कॉन्फिडेंस नहीं था। मनी लेंडर्स को इस बात की कोई श्योरिटी नहीं थी कि ये जो किसान हैं ये अब इनके पैसों को वापस करेंगे। तो बड़ी समस्या खड़ी होनी शुरू हुई और इस तरह से लोगों को इनजस्टिस एक्सपीरियंस करना पड़ा। जब मनी लेंडर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया किसी भी तरीके का लोन देने से, तो जो रॉयट्स थे इनको इन्फ्रिएट किया और फिर ये और ज़्यादा कर्ज में डूबते चले गए। ठीक है, और इस तरह से देखा जाए ये ज़िंदगी जीने के लिए मनी लेंडर्स पर ही पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए थे। लेकिन मनी लेंडर जो था ये इनसेंसिटिव हो गया था बिल्कुल। जो भी मनी लेंडर्स थे, जो भी पैसा देने वाले लोग थे, वो अब पैसा नहीं दे रहे थे और इस तरह से जो उनकी बुरी सिचुएशन थी वो और बुरी से बुरी हो गई। मनी लेंडर्स वर वायलेटिंग द कस्टमरी नॉर्म्स ऑफ द कंट्री साइड। जो पुराने ज़माने से कस्टम्स थे कि जो मनी लेंडर है, जो साहूकार है, जो महाजन है, वो गांव वालों को पैसे देते थे, वो अब लॉज, वो कस्टमरी जो नॉर्म्स थे वो सब छोड़ दिया लोगों ने। और मनी लेंडिंग जो है ये इतना ज़्यादा फैल गया कि कॉलोनियल रूल से पहले ऐसा नहीं था और मनी लेंडर्स जो हैं ये अब एक पावरफुल फिगर बन गए थे। तो गाँव में जो साहूकार या महाजन थे वो काफ़ी पावरफुल बन गए थे और कई सारे कस्टमरी नॉर्म्स जो है उसको रेगुलेट किया जाने लगा। मनी लेंडर्स और रॉयट्स के बीच में जो रिलेशनशिप था उसको अब यही डिसाइड करने लगे।
एक जनरल नॉर्म ये था कि इंटरेस्ट जो है ये चार्ज किया जाता था अगर कुड नॉट बी मोर देन प्रिंसिपल। पहले एक नॉर्म था कि जो प्रिंसिपल है, जितना लोन लिया, मान लीजिए 100 रुपये लोन लिया है, तो इस पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा ये प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी इस पर आप 100 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट पर चार्ज नहीं कर सकते हैं। दिस वाज मीन टू लिमिट द मनी लेंडर्स एग्जेक्शन एंड डिफाइंड व्हाट कुड बी काउंटेड एज फेयर इंटरेस्ट। तो ये एक नॉर्म था और इस नॉर्म को भी लोगों ने तोड़ना शुरू किया। जब कॉलोनियल रूल आया तो ये जो नॉर्म है इसको भी तोड़ दिया, और फिर हुआ क्या कि जितना प्रिंसिपल अमाउंट, जितना लोन लिया था लोगों ने, उससे ज़्यादा इस पर इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया मनी लेंडर्स ने। The Royals came to see the money lenders as divisive and deceitful। अब किसानों को ये दिखने लगा कि जो मनी लेंडर्स हैं ये अब धोखा कर रहे हैं और इनको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्होंने मनी लेंडर्स की जो कंप्लेंट थी इसको करना शुरू किया। और 1859 में ब्रिटिशर्स ने एक लॉ पास किया, लिमिटेशन लॉ, और इसके ज़रिए से जो लोन बॉन्ड्स थे इसको साइन कराया गया मनी लेंडर्स और रॉयल्स के बीच में कि दोनों लोग बॉन्ड साइन करेंगे कि कितना दे रहे हैं और कितने रेट पर दे रहे हैं, और इसकी वैलिडिटी जो होती थी वो सिर्फ 3 साल की होती थी। इसका जो मकसद था कि जो एक्यूमुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है टाइम टू टाइम, यानी कि हर साल जो ये लोग बढ़ा दे रहे थे, किसी ने 100 रुपये उधार लिया और 5 सालों के बाद में उसको 5000 या 500 रुपये देने पड़ रहे थे, तो काफ़ी सारा मनी लेंडर्स इसमें बेईमानी भी करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने लिमिटेशन लॉ भी लगाया, और जब नया बॉन्ड साइन किया जाता था तो जो अनपेड बैलेंसेस होते थे इसको ओरिजिनल लोन में एक्यूमुलेट कर लिया जाता था और इंटरेस्ट लोन भी उसमें एक्यूमुलेट कर लिया जाता था। इस तरह से जो प्रिंसिपल अमाउंट होता था उस पर अब इंटरेस्ट चार्ज किया जाता था। तो डेकन राइट्स कमीशन जो है इसने कई सारी पिटीशंस को कलेक्ट किया, और जो राइट्स थे इन लोगों ने जो इनको प्रॉब्लम्स हो रही थी मनी लेंडर्स के ज़रिए से, कैसे मनी लेंडर्स ने इनको यूज़ किया और कैसे परेशान किया, इन तमाम चीज़ों को शामिल किया गया है डेकन राइट्स में, कमीशन में। ये सारी चीज़ें हैं। फिर दे वर मेड टू साइन एंड पुट थंब इम्प्रेशन ऑन डॉक्यूमेंट्स। जस्ट कट हियर, इसके 10 सेकंड पहले आप कट कर दीजिएगा यहाँ ये वाली स्लाइड से, यहाँ से कट कर दीजिएगा आप। जस्ट 1 सेकंड। इस तरह से देखा जाए कि जो डीड्स या बॉन्ड्स थे ये जो साइन कराया जाने लगा मनी लेंडर्स के बीच में और किसानों के बीच में, पीजेंट्स के बीच में, तो इससे एक नया ऑपरेसिव सिस्टम शुरू हो गया। डीड या बॉन्ड में क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे इनको शक था कि जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो इनफॉर्मल तरीके से हो रहे हैं, और इसमें जो ट्रांजैक्शन के टर्म्स होते थे कि कितना पैसा देना है और कब वापस करना है, ऐसा माना जाता था कि ये क्लियरली नहीं होते थे और एम्बिगुअसली होते थे, और जो कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मेंशन होती थी जो इन किसानों को पता नहीं होती थी, तो इसको लॉ के ज़रिए से रेगुलेट किया जाता था। ओवर टाइम पीजेंट्स केम टू एसोसिएट द माइजरी ऑफ देयर लाइव्स विद द न्यू रेजाइम ऑफ बॉन्ड्स एंड डीड्स। अब जो है जो किसान थे उनको ये लगने लगा, उन्होंने ये समझा कि जो उनकी बुरी दुर्दशा है, जो उनकी परेशानी है, इसका जो कारण है वो बॉन्ड्स और डीड्स ही हैं। ये बॉन्ड साइन करा के उनको लोग बाद में फोर्स करते थे। दे वर मेड टू साइन एंड पुट थंब इम्प्रेशंस ऑन डॉक्यूमेंट्स बट दे डिड नॉट नो व्हाट दे वर एक्चुअली साइनिंग। फोर्सफुली किसानों को
मनी लेंडर्स ऐसे ऐसे बॉन्ड्स साइन कराते थे जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं होता था, साइन करवा लेते थे या थंब इम्प्रेशन उस पर अंगूठा रखवा लेते थे, और उसमें किस चीज़ पर वो साइन कर रहे हैं, क्या क्या टर्म्स कंडीशन लिखे हैं, कुछ नहीं पता होता था। क्या क्लॉजेज हैं मनी लेंडर्स के जो बॉन्ड में शामिल किए गए हैं, इसका भी कोई आइडिया इन किसानों को नहीं होता था। तो ये कुछ भी लिखने के लिए बहुत डरते थे और इनके पास लेकिन कोई चॉइस नहीं होता था बॉन्ड साइन करने के अलावा। और इस तरह से जो मनी लेंडर्स हैं ये लोन नहीं देते थे जब तक कोई भी लीगल बॉन्ड साइन ना करता था, और इस तरह से बाद में उन्हें और परेशान किया जाने लगा। डेक्कन राइट्स कमीशन, व्हेन द रिवोल्ट स्प्रेड इन द डेक्कन, जब डेक्कन में रिवोल्ट होना शुरू हुआ तो बॉम्बे की गवर्नमेंट पहले तो कोई इस पर सीरियस इस इशू को सीरियस नहीं ले रही थी, लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1857 की याद से परेशान होकर इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे को प्रेशराइज किया कि एक ऐसे कमीशन बनाई जाए जो इंक्वायरी करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा कि रॉयट्स के क्या क्या कॉजेज थे। कमीशन ने एक रिपोर्ट पेश किया और उसमें ये चीज़ें लिखी कि ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है उसमें पेश किया 1878 में, और इस रिपोर्ट को ही डेक्कन राइट्स रिपोर्ट कहा जाता है। तो ये एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी सेटअप किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे, और कमीशन को इंक्वायरी करनी थी उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर किसानों ने रॉयट किया था या रॉयट्स जहाँ पर फैला था, और इसमें रॉयट्स के यानी किसानों के स्टेटमेंट्स को और साहूकारों के स्टेटमेंट्स को और जो भी गवाह थे उस टाइम पे उनके स्टेटमेंट्स को लिखा गया इन रिपोर्ट्स में। इसके अलावा जो स्टैटिस्टिकल डेटा था उस टाइम का, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का, प्राइसेस का, इंटरेस्ट रेट्स का, इन तमाम को उसमें लिखा गया डिफरेंट रीजन्स में। ठीक है, इसके अलावा अगर इन तमाम सोर्सेज को देखा जाए तो ये ऑफिशियल सोर्सेज हैं जिनमें ऑफिशियल कंसर्न दिखाई देता है और इसको अलग अलग वाक़े के हिसाब से इंटरप्रेट किया जा सकता है। डेक्कन राइट कमीशन जो है इसमें जजेस से पूछा गया था कि जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है रेवेन्यू डिमांड का वही कॉज है रिवोल्ट का, यानी इसमें ये चीज़ें दिखाई गई कि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू डिमांड था यही एक्चुअली रीज़न था रिवोल्ट का। तो तमाम गवाहों को और सबूतों को पेश करने के बाद में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को दी और ये कहा कि जो पीजेंट्स के गुस्सा था वो गवर्नमेंट की डिमांड नहीं, गवर्नमेंट की डिमांड जो है वो पीजेंट्स का गुस्सा नहीं था, बल्कि ये मनी लेंडर्स हैं जिनको ब्लेम किया जाना चाहिए। तो इस रिपोर्ट ने सिंपली ये किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, जो रेवेन्यू डिमांड्स थी वो प्रॉब्लमेटिक नहीं थी, बल्कि जो मनी लेंडर्स का दबाव था, जो लोन देने के बाद में उस पर सूद ब्याज पर ब्याज लगाते रहते थे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये डेक्कन रिपोर्ट ने ये बातें कही हैं, और इस तरह से देखा जाए जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं ये इनवैल्यूएबल सोर्स होते हैं हिस्ट्री के रिकंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन इसको बिल्कुल वैसे ही नहीं पढ़ लेना चाहिए जैसा उसमें है, बल्कि इसमें से और जो उस टाइम के न्यूज़पेपर्स थे या अनऑफिशियल अकाउंट्स हैं, लीगल रिकॉर्ड्स हैं, इन तमाम के साथ ओरल सोर्सेज के साथ जब हम पढ़ेंगे तभी हम एग्जैक्ट हिस्ट्री जान सकेंगे। ये टाइमलाइन है जो आपकी एनसीईआरटी हिस्ट्री के लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 2023 के आपके सीयूईटी के एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी राइट जो है बंगाल का 1765 में एक्वायर किया। इसके अलावा जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 में पास किया गया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के इस तमाम कामों को ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है रेगुलेट करेगी। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में ऑफिस किया गया। इसके अलावा 1800 की सेंचुरी में जो है संथाल जो है ये राजमहल हिल्स में आना शुरू हुए थे और यहाँ सेटल हुए। इसमें से 4 पॉइंट्स दिए गए थे आपकी बुक में जिसको मैच करना था, एक तरफ सन था और दूसरी तरफ में ये कंटेंट था। ये आपका 2023 के सीयूईटी एग्जाम में आए थे। इस चार्ट, ये चार्ट इस तरह के चार्ट जो भी लेसन के लास्ट में होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा जो बॉक्सेस होते हैं आपकी बुक में साइड में कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए आप उससे भी स्किप नहीं करेंगे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम चीज़ों को अपनी पीपीटीज में शामिल करूँ। आप सिर्फ पीपीटी ही रेफर करेंगे तो अभी आपकी फुल प्रिपरेशन हिस्ट्री को लेकर हो जाएगी। 1818 में फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट बॉम्बे डेक्कन में हुआ, और इसके अलावा 1820s में एग्रीकल्चर प्राइसेस जो थी ये डाउन होना शुरू हुई, और इसके अलावा 1840s-50s में देखा जाए तो एग्रेरियन एक्सपेंशन काफ़ी धीमी रफ्तार से होना शुरू हुआ बॉम्बे डेक्कन के रीजन में। 1855-56 में संथाल रिबेलियन हुआ, 1861 में कॉटन बूम शुरू हुआ, और 1875 में डेक्कन के विलेजेस में रेबेल होना शुरू हुआ, बगावत होनी शुरू हुई। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से आए हुए PYQs को, और हम देखेंगे कि किस तरीके से सीयूईटी में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं और हर साल क्या वेटेज रहा है। ये तमाम चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और इस पूरी क्लास को अगर किसी ने भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ तीनों लेक्चर्स देखिए आप, और आपके अगर डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए और हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।